हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेडागोजी की एक इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटैट साइंस के अंदर जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और यदि आप सीटैट फरवरी 2026 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को सीटैट साइंस के अंदर जो आपकी पेडागोजी पूछी जाती है उनके क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किन ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है, किन ऑप्शन की तरफ आपको जाना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस की एनसीईआरटी कंटेंट और पेडागोजी सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ मैथ्स और साइंस का। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सीटैट फरवरी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा जिसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साइंस और मैथ्स से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, उनको आप जरूर चेकआउट करिएगा। शॉर्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलिए एक डिटेल वीडियो यहाँ पे देखते हैं कि साइंस की पेडागोजी जो आपकी 10 मार्क्स की यहाँ पे पूछी जाती है उसको आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके से आप इनके टैग वर्ड्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। डिटेल से हम समझेंगे, एक एक टॉपिक को करेंगे, उस टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम पेडागोजी सब्जेक्ट की बात करें तो पेडागोजी बेसिकली हमें बताती है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप एज अ टीचर किस तरीके से पढ़ाओगे, ये होती है आपकी पेडागोजी। तो बेसिकली हम जो पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वह है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। यानी कि अगर मैं एक साइंस टीचर हूं और क्लासरूम में मुझे किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर कुछ डूज लिखे हैं, यहाँ पर कुछ डोंट लिखे हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिससे मैं अपने क्लासरूम के टॉपिक को स्टार्ट कर सकती हूँ और कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको अवॉइड करना है। ऑप्शन में अगर ये चीजें दिख जाए तो आपको एलिमिनेट करना होता है। एक एक करके एग्जाम्पल की मदद से इनको यहाँ पे समझते हैं। अगर मान के चलिए मैं किसी भी यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, आपको सबसे पहले अपने क्लासरूम में ये ख्याल रखना है कि आप डायरेक्ट जाके किसी भी टर्म की डेफिनेशन ना बताएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ तो मेरा ये एम नहीं होना चाहिए कि मैं जाऊं और फोटोसिंथेसिस की जो परिभाषा है सीधा सीधा बच्चों को यहाँ पे बता दूं। तो मेरा ये एम नहीं होगा कि मैंने ये टर्म यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखा और फोटोसिंथेसिस इज दिस इस तरीके से आपको परिभाषा सबसे पहले नहीं बताना है। यानी कि ये एक नेगेटिव अप्रोच होता है। आपको सबसे पहले अपनी क्लास में उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके डिस्कशन करना है कि बच्चों हम लोग जो खाना खाते हैं वे आपका फूड कहाँ से आता है और साथ ही साथ इस तरीके से पौधे अपना फूड किस तरीके से बनाते हैं। तो बच्चे अपने मन की बात या फिर आप कह लीजिए उनके जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कशन के साथ ही आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, परिचर्चा के साथ ही यहाँ पे आप अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन व्याख्या करना एक अच्छी बात है, पर क्लासरूम में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए स्टार्ट करते हुए सीधा आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है सीधा सीधा मैंने इक्वेशन लिखा और इस इक्वेशन को मैंने समझाना शुरू कर दिया। मेरा ये एम नहीं होना चाहिए। मेरा ये एम होना चाहिए कि मैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज की मदद से बच्चों को टॉपिक को समझाऊं कि किस तरीके से हमारी बॉडी से वो CO2 लेते हैं, किस तरीके से हमें वो ऑक्सीजन रिलीज करके देते हैं, तो बच्चे को वो चीज लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे याद रहे। आपका मेन एम ये होना चाहिए। और जैसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करना शुरुआत में, बाद में जरूर एक्सप्लेनेशन करना है, पर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए शुरुआती दौर पे आपको ना एक्सप्लेन करना है ना उसके कारक बताने हैं। आपको क्या करना है, आपको कारक बताने के बजाय आप लोगों को कुछ उदाहरण यहाँ पे देने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं या आपने यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया मैग्नेट का, तो मैग्नेट के लिए आप यहाँ पे एक बार
बार मैग्नेट का एग्जाम्पल ले सकते हो और बार मैग्नेट की एक्टिविटी करके दिखा सकते हो कि एक बार मैग्नेट में आयरन फिलिंग्स जो होती हैं किस तरीके से चिपकती हैं। ये एक छोटी सी बेसिक एक्टिविटी है जो मैं अपनी क्लासरूम में यहाँ पे परफॉर्म कर सकती हूँ। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो बार मैग्नेट में इन जगह पर आपके आयरन फिलिंग्स ज्यादा चिपक रहे हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि इसके जो ध्रुव होते हैं, इसके जो पोल्स होते हैं, इन जगह पर आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से करा सकते हैं और जब वो बच्चे को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद हम उसके फैक्टर्स बताएंगे। अब इसके अलावा हम बच्चों का क्या कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बच्चे को मैग्नेट का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज वगैरह बताने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि बच्चों को मैग्नेट के बारे में क्या पता है, यानी कि वो अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ के आए हैं या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में मैग्नेट के बारे में उन्होंने क्या सीखा है, मैग्नेट के कौन कौन से पोल्स होते हैं। साथ ही बेसिक क्लासेस में ही ये बता दिया जाता है कि नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ जो होते हैं वे रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या बच्चे को ये बेसिक प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में पता भी है या नहीं है। अब देखिए, अगर बच्चे को ये चीज पता ही नहीं होगी तो इस तरीके से आप सीधा अगर प्रॉपर्टी कराओगे, सीधा उन्हें एक्सप्लेन करोगे, तो बच्चों को वैसे ही चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लासरूम कैसे होनी चाहिए, क्लासरूम होनी चाहिए इंटरैक्टिव। इंटरैक्शन किस किस के बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी क्लासरूम कैसी हो, आपकी क्लासरूम यहाँ पे निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए। अब आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चन देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के, वो अभी जस्ट हम यहाँ पे देखेंगे, बट ऑप्शन में आपको क्या होता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे उचित तरीका है एक क्लासरूम में किसी साइंस के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको इन यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को ध्यान देना है। और कभी भी बोला जाए कि एक टीचर जो है चीजों को परिभाषित कर रही है, चीजों को सीधा एक्सप्लेन कर रही है निष्क्रिय तरीके से, यानी कि एक तरीके से टीचर सेंटर अप्रोच यहाँ पे अपना रही है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके नेगेटिव टर्म हो जाएंगे जिनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना। अब हम आगे के टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे जो कि है आपका असेसमेंट यानी कि आकलन। अब देखिए, असेसमेंट टॉपिक से आप लोगों की पेडागोजी के सेशन में पक्का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और अगर आप असेसमेंट कर रहे हो, खास करके आकलन कर रहे हो किस विषय में, साइंस विषय में, तो आप लोगों को किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज को देखिए। जब आप यहाँ पे आकलन करोगे, जब आप असेसमेंट करोगे, तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि बच्चे को वो टॉपिक कितना समझ आया, यानी कि आपको एक्चुअल में जो आकलन करना है, एक्चुअल में जो हमें असेसमेंट करना है, वे किस चीज का करना है, बच्चे की समझ का आकलन करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप आकलन कर रहे हो तो एक चीज का आप ध्यान रखोगे कि साइंस हम पढ़ा क्यों रहे हैं, ताकि बच्चे को अपनी सोशल लाइफ के लिए अवेयरनेस आ सके, बच्चा यहाँ पे जागरूक हो सके। और आप लोग क्लास, अगर आप सभी क्लास के एनसीईआरटी देखते हैं, चाहे क्लास 6th का, चाहे क्लास 7th 8th 9th 10th, आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं, लास्ट के चैप्टर्स किस तरीके के बनाए गए होते हैं, वे आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारे आसपास की चीजों से रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप फ्यूज का टॉपिक पढ़ा रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये हमें अवेयरनेस दिखा रहा है और साथ ही साथ हमारी डे टू डे लाइफ से चीजों को यहाँ पर लिंक कर रहा है। तो आप जब यहाँ पे आकलन करोगे, आप ये फोकस करोगे कि बच्चा चीजों को रट रहा है, इस चीज को आपको फोकस नहीं करना, बच्चा कितना उस चीज को समझ रहा है, बच्चा उस चीज को कितना यहाँ पे अवेयर है, उस चीज को लेके बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी आ गई। क्योंकि आपको यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जो है ये क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को यहाँ पर प्रमोट करना है। इस चीज पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अब अगर हम ये पूछें कि आपको किन चीजों पर फोकस नहीं करना, तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मेरा ये मेन फोकस नहीं होगा कि बच्चा इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर पाया नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखिए डेफिनेशन, परिभाषा जो होती है वे बच्चा रट के भी कर सकता है। रट्टा मारना यानी कि किसी चीज को रिकॉल करना, सीधा सीधा आप कह लीजिए कि रोट लर्निंग जो है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन्हें एक तरीके से नेगेटिव शब्द की तरफ देखेंगे। अगर किसी ऑप्शन में
आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपको नहीं अपनाना, तो नहीं वाले ऑप्शन में आप लोगों का रोट लर्निंग जैसी चीजें जो है, या फिर आप कह लीजिए मेमोराइज करना यानी कि रटना, ऐसी चीजों को हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। अब ये जो आकलन आपका होता है, ये भी हमारा यहाँ पे 3 तरीके का यहाँ पे बताया गया है। तो ये आकलन कितने तरीके के होते हैं, जरा इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो आकलन होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का आकलन। यानी कि आपने क्या किया, जो आपने पढ़ लिया उसका आप आकलन कर रहे हो। इसको हम ऐसे के नाम से भी जानते हैं, जो कि कब होता है, जो कि आपका एंड टर्म में यहाँ पे लिया जाता है, जिसमें आपको ग्रेड देके दूसरी क्लास में प्रमोट करने का काम मेनली किया जाता है। इसके अलावा अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन कर रहे हो। सीखने के लिए जो आकलन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और ये कब होता है, ये आपका ड्यूरिंग सेशन होता है। अब देखिए, ये जो आपका एफए होता है, इसके बहुत फायदे होते हैं। इससे हम लोग यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, और डायग्नोस करने के बाद उस प्रॉब्लम को टीचर रेक्टिफाई कर सकते हैं। इवन टीचर को भी ये पता चलता है कि उनकी टीचिंग मेथड में क्या चीजें सुधार करने की जरूरत है, किस चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत है। ये कहां से पता चलेगा, ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग से पता चलेगा। अब अगला है असेसमेंट, यहाँ पे अगर देखें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, और यहाँ पे आएगा एज लर्निंग। अब देखिए, एज लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो सीखने के रूप में आकलन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बच्चा सेल्फ एसेस करता है, खुद का असेसमेंट करता है, या फिर आप कह लीजिए पीयर असेसमेंट हम यहाँ पे करते हैं, एक दूसरे को असेस करते हैं, जिससे हम लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। तो आप लोग अगर असेसमेंट के टॉपिक को यहाँ पे करते हैं, तो आपको मेन ध्यान रखना है कि आपको उन ऑप्शन को फोकस करना है जो कि समझ पर आधारित हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, जो कि बच्चे के अंदर अवेयरनेस ला रहे हो, क्रिएटिविटी ला रहे हो, यानी कि बच्चे एक तरीके से रचनात्मक तरीके से सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोच रहे हैं, और किसी प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी कि एक समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान सोचने की क्षमता बच्चे में आ रही है। अब आपको नेगेटिव क्या देखना है कि बच्चा यहाँ पे सीधा बस डिफाइन कर रहा है, किसी चीज को रट रहा है, मेमोराइज कर रहा है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। एक टीचर बच्चों को यहाँ पे सेग्रीगेट कर रही है, सेग्रीगेट यानी कि पृथक कर रही है, ये भी आप लोगों का एक नेगेटिव वर्ड है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का आकलन, जो आपने सीखा है उसका आकलन, इसे ऐसे भी बोलते हैं जो कि एंड टर्म में होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन। आप आकलन क्यों कर रहे हो, ताकि आप सीखो, आप सीखो, आपके स्टूडेंट सीखे, दोनों का क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। तो यहाँ पे ये एफए होता है, और ड्यूरिंग सेशन इसमें डायग्नोस भी हम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। ये एक तरीके से निदान करने का तरीका होता है। अब अगला है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट यानी कि जो आकलन आप कर रहे हो वो सीखने के रूप में कर रहे हो, इसे आप सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट के नाम से जानते। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी, और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यदि आप यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग तरीके के प्रश्नों को बच्चों से पूछना चाहते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों से फ्रेम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपके मेनली देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि खुले सिरे वाले प्रश्न, और एक होते हैं आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपके बंद मुख वाले प्रश्न। अब दोनों में क्या अंतर है, और आप लोगों के लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा बेकार। तो सबसे पहले तो ये कि ये अगर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो कोई भी अच्छा या कोई भी बेकार नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज को आप माइंड से यहाँ पे हटा दीजिए। और दोनों में क्या यहाँ पे फर्क है, इसको जरा देखते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में सबसे पहला शब्द क्या आ रहा है यहाँ पर, खुला, यानी कि ओपन होगा चीजें। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। इसके अंदर बच्चा जो है यहाँ पे डाइवर्जेंट तरीके से, यानी कि अब सारी चिंतन यहाँ पे करता है, जिसमें अगर कोई भी समस्या बच्चे के सामने दे दी जाए, तो उसके वो आपके मल्टीपल सॉल्यूशन जो है यहाँ पर वो निकालने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देखें, तो उदाहरणों के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट हैपन। आप बताइए कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में से सन को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो एक तरीके से हम लोगों के अर्थ में बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगी,
तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जो हम पूछते हैं कि आप बताइए कि व्हाट हैपन, क्या होगा अगर हम ऐसा कर दें या वैसा कर दें, तो इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर मिलेंगे। हर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा और बच्चा अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ यहाँ पे शेयर करेगा। तो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चों की क्या शो होती है, बच्चों की क्रिएटिविटी आपके सामने शो होती है। और यूजुअली हम लोग कोशिश यही करते हैं कि साइंस विषय में, विज्ञान विषय में हम बच्चों को ओपन एंडेड तरीके से चीजों को सिखाने की कोशिश करें। इसका कोई और एग्जांपल कि आप बच्चों से कह रहे हैं कि अपने परिवार वालों के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट का चार्ट बनाइए। देखिए, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है, हर किसी की ईटिंग हैबिट, हर किसी के बॉडी टाइप अलग होता है। तो बच्चा अपने अपने परिवार वालों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट का वो जो चार्ट है वो बनाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट में आंसर देता है, वे क्या होता है, वे आपका यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे दिखा रहा होता है। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे टाइप देखें तो वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पे जो फैक्ट होते हैं, जो आपके तथ्य होते हैं, उनको यहां पर सिद्ध करना या फिर तथ्यों को याद करने से रिलेटेड चीजें होती हैं। अब आप कहेंगे याद करना तो एक नेगेटिव वर्ड है, हर चीज में आपका याद करना नेगेटिव नहीं होता। आप मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला तो याद करते हैं, बेसिक कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर आप कोई केमिकल फॉर्मूला है तो वो केमिकल फॉर्मूला सिंबल आपको याद करना ही पड़ेगा एक हद तक। हाँ, उसके बाद आप उसे यूज करना, आप उसका फॉर्मूला मेकिंग, वो चीजें आप सीखते हो, बट एक लेवल तक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि बेसिक ऑपरेशन आपको आने ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं, ये जो बंद मुख वाले प्रश्न होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कन्वर्जेंट होते हैं, अभिसारी होते हैं। और अभिसारी प्रश्नों में यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके से अगर आपका क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आपका एक फिक्स और फाइनाइट आंसर यहाँ पे निकलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू डिटेक्ट द स्टार्च इन पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च है कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम यहाँ पे आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं जिसमें ब्लू ब्लैक कलर आता है। इसका टेस्ट फिक्स है और ये टेस्ट आपको पता भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये पता होना चाहिए, रटना चाहिए, नेगेटिव है, बट अगर आपको पता नहीं होगा इसका स्टेप तो आप पोटैटो का टेस्ट करेंगे कैसे, पोटैटो में स्टार्च का टेस्ट करेंगे कैसे, आलू में स्टार्च है या नहीं है, इसके लिए आयोडीन टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वे सभी बच्चे सेम देंगे कि इसमें कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर किसी दो चीजों में डिफरेंस पूछे, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसके अंदर यहाँ पे इन दोनों तरीके के जो आपके फ्रिक्शन है, घर्षण है, इसके अंदर अगर डिफरेंस पूछा जाए तो एक तरीके से डिफरेंस जो है, अंतर जो है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे यहाँ पे सेम बताएंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगता है। तो इस तरीके से आपके दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन से आपके खुले सिरे वाले प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में जिनमें मल्टीपल सॉल्यूशन निकल रहा होगा, आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ के देखने होंगे और कौन सा ऑप्शन आपको ओपन एंडेड लगेगा उसके तरह, उस क्वेश्चन की तरह आपको मूव करना है। अब मैं आप लोगों के साथ आगे का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 को। अब देखिए, एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन भी आप लोगों के पेडागोजी सेशन में यहाँ पे काफी पूछे जाते हैं और इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ पे पता होने चाहिए। अब अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो एनसीएफ 2005 क्या है, एक तरीके का आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, एक तरीके का ये आपका डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों को क्या बोला गया है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है उसके बारे में कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो है यहाँ पे दी गई है। और अगर हम साइंस विषय की बात करें तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे व्यावसायिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को नॉलेज यहाँ पे देना है, यानी कि बच्चा लर्न करके सीधा रट के चीजें ना सीखे, इस चीज पर मेनली आपको फोकस करना है। इसके अलावा आप लोगों को किस चीज पर ध्यान देना है, जो साइंस के अंदर आपके मेन
मेनली प्रोसेस स्किल होती हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोसेस स्किल क्या होती है, प्रक्रिया कौशल क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी साइंस पेडागोजी वाली प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। अब ये जो प्रोसेस स्किल होती है, प्रक्रिया कौशल होती है, ये क्या होती है? सबसे पहले जैसे कि आपको ऑब्जर्वेशन की आदत होनी चाहिए, यानी कि आप चीजों को क्या कर सके, आप चीजों को यहाँ पे अवलोकन कर सके, ऑब्जर्व करोगे। इसके बाद आप इसके आधार पर आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई इन्फरेंस रखोगे। इन्फरेंस रखने के बाद आप, इन्फरेंस जो होता है वह आपका ऑब्जर्वेशन के आधार पर होता है। इसके अलावा आप हाइपोथेसिस रखोगे। हाइपोथेसिस होती हैं आपकी परिकल्पनाएं, जो कि आपको यहाँ पर फैक्टर बताती हैं जो आपने ऑब्जर्वेशन किया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस स्किल यहाँ पे देखने को मिलती है। ये प्रोसेस स्किल बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए। बच्चे को चीजों को परिभाषा करना आना, या बच्चे को चीजों को रटने से बना, आप लोगों को इन कौशलों को यहाँ पे विकसित करना है, इन प्रोसेस स्किल प्रक्रिया कौशल को विकसित करना है। अब अगला, क्योंकि आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों की यहाँ पे वैज्ञानिक संकल्पना है, ये बच्चों के अंदर विकसित होनी चाहिए। अगर बच्चा जो है साइंटिफिक तरीके से सोच पा रहा है, क्रिएटिव माइंड रख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कॉन्सेप्ट की मास्टरी हो गई है। इसके अलावा आप लोगों को एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करना है। अब ये जो एनसीएफ था, इसका मेन टैगलाइन क्या था पता है? इसका मेन टैगलाइन था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बर्डन के आप लोगों को चीजों को, बच्चे को यहाँ पे कराना है। तो इस चीजों को आपको ध्यान देते हुए इन सभी चीजों को यहाँ पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला इन्होंने, लिंक करना। किसको लिंक करना? बच्चे की डे टू डे लाइफ के साथ चीजों को लिंक करना, यानी कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ उसका डे टू डे लाइफ के साथ बच्चों का लिंक होना चाहिए। आप साइंस में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहे हो, चाहे आप मैग्नेट पढ़ा रहे हो, चाहे आप एसिड बेस पढ़ा रहे हो, चाहे आप धातु अधातु यानी कि मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहे हो, हर चीज का बच्चे को अपने डे टू डे लाइफ में चीजों को लिंक करना आना चाहिए। अब क्या चीजें आपको यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे टर्म बताया गया है कि आपको किसी चीज को अवॉइड करने को बोले कि यार ये टफ लग रहा है, इसको अवॉइड करते हैं, तो ये गलत है। आपको किसी चीज को अवॉइड नहीं करना, हाँ, हालांकि उसे आसान तरीके से समझाना। अब ये जो आसान तरीके से समझाना है, इसके लिए एक टर्म बताया गया है, पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस यानी कि किसी चीज को आप इजी वे में किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो इसके लिए साइंस के नेचर के अंदर ये टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर ये टर्म आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आप इस चीज को गलत मत करिएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो एनसीएफ के अंदर बोला गया, इसके अंदर बोला गया कि साइंस के टेंटेटिव नेचर को आपको क्या करना है, टेंटेटिव नेचर को यहाँ पे प्रमोट करना है। अब टेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव वर्ड का मतलब होता है डेवलपमेंटल। जैसे कि साइंस के अंदर चीजों का आपका डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप लोगों को क्या बताया गया उसमें कि सबसे पहले जे थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोहर्स का मॉडल आया। तो इस तरीके से साइंस का नेचर जो टेंटेटिव नेचर है, ये भी एक तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट में डालो। तो साइंस का नेचर कैसा इन्होंने बताया कि पर्सिमोनियस होना चाहिए। आपको चीजों को अवॉइड नहीं करना, आपको चीजों को क्या करना है, बच्चों के लिए इजी बनाना है, इजी गोइंग बनाना है, ताकि वो टॉपिक जो हो लॉन्ग लास्टिंग समझ में आए। इसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्या? पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपको चीजों को डेवलपमेंटल वे में यहाँ पे पढ़ाना है कि चीजों का विकास कैसा हुआ, इन चीजों को आपको फोकस करना है। इसके अलावा एनसीएफ के अंदर साइंस के करिकुलम की भी बात की गई। साइंस के करिकुलम के लिए इन्होंने यहाँ पे हिस्टोरिक वैलिडिटी की बात की। हिस्टोरिक वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कोग्निटिव वैलिडिटी, इन चीजों की यहां पे बात की। कोग्निटिव वैलिडिटी किससे संबंध है? कोग्निटिव वैलिडिटी आपका ये बताता है कि बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए, बच्चों की एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, इस तरीके से बताया गया। कंटेंट कैसा होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए आपका साइंटिफिक कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा कंटेंट के अंदर इलस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि एग्जाम्पल होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये जो हिस्टोरिक वैलिडिटी है, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिक वैलिडिटी में साइंस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, टेंटेटिव नेचर कैसा है, साइंस के अंदर जितने भी इवेंट हुए हैं ये किस तरीके से डेवलप हुए हैं, ये चीज यहाँ पे बताइए। अब ये जो जितने भी टाइप के आपके वैलिडिटी है,
चाहे हिस्टोरिक वैलिडिटी हो गया, चाहे कंटेंट वैलिडिटी या कोग्निटिव वैलिडिटी, ये किसने बताया? ये एनसीएफ 2005 ने बताया है कि हमें साइंस का करिकुलम ऐसा सेट करना है जिसके अंदर बच्चा समझ को विकसित कर सके। समझ या फिर एज वर्ड जहां पर भी आ गया तो वो किससे संबंध रखता है? वो आपके कोग्निशन, वो आपके संज्ञान से संबंध रखता है। अगर ये बताया जाए कि आपको यहाँ पे कंटेंट किस तरीके से करना है, तो कंटेंट आपका साइंटिफिक अप्रोच का होना चाहिए, कंटेंट के अंदर आप लोगों की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, तो बहुत बेसिक है। इसके अलावा हिस्टोरिक अप्रोच के अंदर यहाँ पे हिस्ट्री में किस तरीके से इवेंट आए, साइंस के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट शब्द के लिए क्या टर्म यूज किया गया, यहाँ पे टेंटेटिव शब्द यूज किया गया। इसके साथ साथ आपको साइंस को कैसे पढ़ाना है? पर्सिमोनियस तरीके से पढ़ाना है। साइंस कैसा सब्जेक्ट है? साइंस एक सोशल सब्जेक्ट है जिसको कोई भी लर्न कर सकता है। एनीवन कैन लर्न। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जेंडर स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव हो जाएगा। जेंडर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब जेंडर यानी कि लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, ये नेगेटिव है। ये सब तो आप इतने टैग वर्ड वाली वीडियो अभी तक देखने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आपको चीजों को अवॉइड नहीं करना, बच्चे के फ्रेंडली बनाना है, चीजों को लिंक करना है, रिफॉर्म करना है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट डलवाने हैं। आपको चीजों को लिमिट नहीं करना, बच्चों के लिए क्या करना है? बच्चों के लिए उसका पूरा वास्ट एरिया खोल देना है। किसी एक डिसिप्लिनरी अप्रोच को नहीं अपनाना, आपको मल्टीपल एस्पेक्ट को देखना है। जैसे कि हमने कहा कि आपको डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने की जगह आप चीजों को रिफॉर्म कर दीजिए, चीजों को बच्चों की लाइफ के साथ लिंक कर दीजिए, वैसे ही बच्चा चीजें सीख जाएगा। अब ये जो साइंस सब्जेक्ट है, इस साइंस सब्जेक्ट के लिए एक टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि है स्टेम। अब इस टर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर साइंस का टर्म पूछा जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइंस में जो स्टेम शब्द है, इसमें एस किसके लिए? एस आपका साइंस के लिए, टी आपका टेक्नोलॉजी के लिए है, ई आपका इंजीनियरिंग के लिए है, और मैथ्स एम जो है मैथमेटिक्स के लिए। आपको ये तो पता होगा कि साइंस और मैथ्स एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे माना जाता है। तो स्टेम अप्रोच में भी पहला टर्म जो है आपका साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, अगला टर्म आपका टेक के लिए, अगला इंजीनियरिंग के लिए, और अगला मैथ्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। और इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन यही है कि एनी वन कैन लर्न। ये आपका जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता कि स्टेम करियर जो है आप लोगों का सिर्फ यहाँ पर बॉयज के लिए है या सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स के लिए। बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए आपका स्टेम करियर है। स्टेम करियर मतलब आप इनमें से किसी भी चीज को यहाँ पे एज अ करियर यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। अभी देखिए, आज का ये जो सेशन था, बेसिकली साइंस पेडागोजी के अंदर आपको कई सारे टर्म्स दिखते हैं, जैसे कि टेंटेटिव शब्द दिखता है तो आप डेवलपमेंटल ऑप्शन की तरफ जाएंगे, किस तरीके से चीजें प्रोसेस हुई उसकी तरफ जाएंगे। कहीं पर अवॉइड, लिमिटेड, डिसिप्लिनरी अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, पैसिव तरीका होना, निष्क्रिय होना, वो आपके नेगेटिव शब्द हो जाएंगे। प्रोसेस स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पिन फॉर्म में वीडियो मिलेंगी साइंस पेडागोजी करके, उसके अंदर देखिए छोटे छोटे मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने इन सभी टर्म को और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करना है, फ्लेक्सिबल बनानी है चीजें। साइंस का करियर कैसा होना चाहिए? स्टेम करियर होता है। ये जो स्टेम करियर है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको बच्चों को क्या करना है? इनके अंदर जेंडर रोल यहाँ पे समझाने हैं, और जेंडर के लिए आपको सेंसिटिव भी होना है, यानी कि ऐसे आप टर्म यूज ना करें कि ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए। चीजों का आपको सेग्रीगेट नहीं करना, इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। ऐसे टर्म जो आपने सीडीपी में भी सुने होंगे वो सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में यूज होता है। तो आपको इस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है। अब मैं आप लोगों के साथ इन टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग एक वास्ट अप्रोच लेके, यानी कि चीजों को बिना रट के समझ के आप चीजें करेंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे सब्जेक्ट की जो पेडागोजीज हैं वो आपको क्लियर होंगी। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके बाद हमारे ये टॉपिक यहाँ पे कंबाइन होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ सीटेट साइंस मैथ्स पेपर 2 के हैंड रिटन पेड नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोगों को टाइम कम लग रहा है और एनसीईआरटी आप लोगों को यहाँ पे कवर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब चलिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके बाद हमारे ये टॉपिक यहाँ पे अच्छे से कंबाइन होगा।
अब हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर हम लोगों के एग्जाम में साइंस पेडागोजी के अंदर यहाँ पे पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि साइंस पेडागोजी में हमसे पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को जरा डिटेल में देखते हैं ताकि ये इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी to introduce class 8th student to the concept of vibration as the cause of sound। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कक्षा 8 के छात्रों को समझाने के लिए कि कंपन का जो प्रत्यय है ये ध्वनि का कारण है, इसको आपको समझाना है। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम युक्ति कौन सी होगी ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये जो वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वाइब्रेशन की वजह से जहाँ पर भी क्या होती है, जहाँ पर भी कंपन होती है, हम कहते हैं कि वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब अगर मैं आप लोगों के सामने इसका एग्जांपल लूँ एक फ़ोन का, अगर आपका फ़ोन जो है वो साइलेंट पे रखा हुआ है तो आपके बगल में भी वो बज रहा होगा तो आपको नहीं पता चलेगा, बट अगर वो आपका वाइब्रेशन में है तो आप यहाँ पर उस चीज़ को देख के बता पाओगे, यानी कि आपको फील हो जाएगा कि आप लोगों का फ़ोन जो है आ रहा है और आप लोग फ़ोन को उठा लोगे। तो वाइब्रेशन एक तरीके से कॉज होता है किसका, यहाँ पे साउंड का। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। आपको क्लासरूम में इस टॉपिक को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, अभी स्टार्ट करना है, समझाना यहाँ पे शुरू करना है। तो इसके लिए सीधा डिफाइन तो हम करेंगे नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शुरुआत में हम नहीं बता सकते, सीधा सीधा हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे तो वाइब्रेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है बच्चे को डिटेल में समझ में नहीं आएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्सप्लेन हम कब करते हैं, एक्सप्लेन हम ये बाद में करते हैं, यानी कि ये आप ये जो एक्सप्लेन करना यानी कि व्याख्या करना है, ये आप यहाँ पे शुरुआत में नहीं करते, ये कब करते हैं, हम बाद में करते हैं प्रोसेस के, जब क्लासरूम स्टार्ट हो जाती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले बच्चों को यहाँ पर एंगेज करना है ऐसे एक्टिविटीज़ में जिससे आप यहाँ पे क्या बता सको कि वाइब्रेशन की वजह से ध्वनि जो है निकलती है। जैसे कि स्ट्रेच करवा लो एक रबर बैंड को, या किसी चीज़ को प्लग करवा लो, या आप कह सकते हो कि अपनी पेंसिल को जो टेबल है उसमें आप हिट करो हल्का सा, तो उससे वाइब्रेशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों को आपको एंगेज करना होगा। सबसे पहले एंगेज करना आपका प्राइम मोटिव यहाँ पे होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंड फोर्स। अब देखिए बाइंड फोर्स क्या होता है, ये मैंने आप लोगों के साथ साइंस के सेशन में लिया ये कॉन्सेप्ट, ये कि अगर हम एक बीकर के अंदर यहाँ पे पानी भर दें और उस पानी के ऊपर हम क्या करें कि कोई ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से इसके अंदर डाल रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आपका वेट लगाता है और नीचे से पानी भी एक फोर्स लगाती है जो अपवर्ड फोर्स होती है, ये आपका यहाँ पर होता है बाइंड फोर्स। अब देखिए बाइंड फोर्स अगर ये ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की तरफ तैरेगा। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि फ्लोट और सिंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें कि अगर आपको इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना है, ये तो एक नेगेटिव अप्रोच आ जाएगा, नेगेटिव टर्म में हमने यूज़ किया था। एक्सप्लेन करना, यहाँ पे हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझाना है, पर कब समझाना है ये आपको बाद में समझाना है, पहले आपको क्लासरूम को इंट्रोड्यूस करते हुए डायरेक्ट नहीं समझाना है। एंगेज करना दोनों में ही लिखा हुआ। अब एंगेज किस में करना है, एंगेज स्टूडेंट इन कैच एंड थ्रो एक्टिविटी। अब देखिए कैच एंड थ्रो एक्टिविटी अगर आप पैराबोला या मोशन वाला कोई टॉपिक करा रहे हैं तो भी आप कैच एंड थ्रो का करा सकते हैं, बट यहाँ पर ये इतना सूटेबल नहीं होगा क्योंकि बाइंड फोर्स से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है,
तैरेगा या फिर आपका डूबेगा, तो इससे आप फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की एक्टिविटी कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट को पेडागोजी के साथ जोड़कर भी आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ अगला यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि मिस्टर राकेश हैज टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंज इन हिज क्लास। मिस्टर राकेश ने क्या किया, उसको पढ़ाना है केमिकल चेंज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क व्हेन ही कैन यूज टू असेस स्टूडेंट। अगर उन्हें बच्चे को असेस करना है तो वो इनमें से क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए असेसमेंट का कॉन्सेप्ट अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, बट वही हम टैग वर्ड से इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है कि टीचर जो है केमिकल चेंज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आपको असेसमेंट कैसा करना होता है। असेसमेंट ऐसा करना होता है बेसिकली कि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिठा पाए, यानी कि बच्चा उसे अपने डे टू डे लाइफ के साथ लिंक करे। हमें ऐसे ऑप्शन की तरफ मूव करना है और यही आपका NCF 2005 ने भी बोला है, जो कि हम आगे अभी इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, पहला ऑप्शन आस्किंग स्टूडेंट टू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन एंड ऑब्जर्व द चेंज। अब देखिए अगर बच्चे जो हैं छोटे हैं और उनको हम सीधा सीधा ये बोलें कि आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाएं तो इससे इंजरी हो सकती है, तो हम इस ऑप्शन की तरफ मूव नहीं करेंगे। क्रिएट अ सेटअप टू पास गैस थ्रू अ लाइम वाटर। अब यहाँ पे क्योंकि आप जूनियर लेवल के लिए यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं तो सीधा आप यहाँ पे एक लाइम वाटर का सेटअप नहीं करेंगे कि सीधा लाइम वाटर का सेटअप करके हम चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहें। नेक्स्ट है मेक अ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन का एक प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं कि आयरन कैसे रस्ट होता है, तो इससे आप केमिकल चेंज भी समझा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पूरा आपको यहाँ पे केमिकल वगैरह की यूज़ भी नहीं होगा और इससे आप कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं, कोई इंजरी भी नहीं होगा। क्रिएट अ कूलिंग चैम्बर। अब वही वाली बात हो गई, कूलिंग चैम्बर एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए इतने बड़े सेटअप को हम नहीं बना सकते, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा, यहाँ पर सी जो ऑप्शन होगा ये सबसे अप्रोप्रिएट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों के सामने, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, which of the following is the most appropriate instructional aid for a teacher to introduce the concept of sublimation। sublimation का concept यहाँ पे क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करना है, सबसे बेस्ट इनमें क्या होगा। तो देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा वो देखना है। तो सबलिमेशन होता क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले अगर आप एक बीकर में एक सोल्यूशन लेते हैं, किसका, पानी और सैंड अगर मैं डाल देती हूँ तो रेत कहाँ जाएगी, रेत आ जाएगी आपकी नीचे की तरफ। सेडिमेंटेशन, सब्लिमेशन बोल रही हूँ, सेडिमेंटेशन है ये। सेडिमेंटेशन यानी कि जो अवसाद आपका बनता है, अवसादन बनता है। अब जो अवसादन बनता है सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंट नीचे आ जाता है। तो इसके लिए फ़िल्टर पेपर तो आप यूज़ करोगे नहीं, फ़िल्टर पेपर से तो एक तरीके से यहाँ पे नीचे अवसाद बनेगा नहीं। इसमें आप यहाँ पे ऑयल और वाटर का मिक्सचर लोगे नहीं, वो तो एक तरीके से इमिसिबल लिक्विड है जो कि एक दूसरे के साथ घुलते नहीं है। जो ऑयल होता है वे आपका इस तरीके से ड्रॉपलेट बना देता है। ड्रॉपिंग अ स्टोन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, सिर्फ आप ड्रॉप कर दोगे एक स्टोन को पानी के ग्लास में तो ये नहीं होगा। इसमें आप मडी वाटर का आप यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हो। जो मड होगा वो कहाँ बैठ जाएगा, वो आपका नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी हो सकती है, एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हो सकती है जो कि सेडिमेंटेशन, अवसादन की प्रक्रिया को समझाने के लिए आपको हेल्प करेगा। अब देखिए अगला यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि मिस शिल्पा want to introduce the concept of lateral inversion through an activity. Which of the following activity will be most suitable for the purpose? तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी, सबसे ज़्यादा बढ़िया होगी, ये पूछ रखा है। तो ये लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, हम लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़ा था कि कभी भी लेटरल इन्वर्जन जो होता है वो आपका प्लेन मिरर शो करता है, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपका राइट साइड में दिखेगा और जो आपका राइट साइड होगा वो आपका लेफ्ट साइड दिखेगा। दिस इज लेटरल इन्वर्जन, यही मैंने बताया था। अब इस एक्टिविटी को समझाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है एक क्लासरूम के अंदर,
यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या बोल रखा है, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ इन अ मिरर, मिरर में अपने आप को देखना, या फिर रीडिंग अ टेक्स्ट बुक यूजिंग अ मिरर, मिरर को यूज़ करके यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ना, या फिर राइट अ वर्ड ऑन अ पेपर रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री, यानी कि एक वर्ड को यहाँ पे आप अपने पेपर में लिखो और उसको 120 डिग्री रोटेट करके देखो। या आप लोगों का लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन में है कि शोइंग अ लेटर ए ऑन द मिरर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बी सी डी की बात करूँ तो ये बेकार नहीं है, गलत नहीं है, पर इन तीनों एक्टिविटी के लिए आपको क्लासरूम में मिरर की आवश्यकता है, जो कि एक एडिशनल एड माना जाएगा। बट अगर आप एक अपनी क्लास के अंदर यहाँ पे किसी वर्ड को लिखते हो और उसे 180 डिग्री रोटेट करके देखते हो, तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक ऐसा एड माना जाएगा जिससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहेंगे कि सबसे बेस्ट तरीके से जो एक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी ईजिली, वो होगी आपकी ए ऑप्शन। मैं उम्मीद करूँगी कि ये टॉपिक जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का असेसमेंट से रिलेटेड है और इसमें आप टैग वर्ड को किस तरीके से यूज़ करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपरली ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग could not be helpful in assessing students कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन साइंस, यानी कि विद्यार्थियों में किसी भी संकल्पना को लेके जो समझ होती है उसके मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सहायक नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा गया होता उसमें आप टैग वर्ड के नेगेटिव ऑप्शन को क्या करेंगे, नेगेटिव ऑप्शन को आपको चूज करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई सारे कैंडिडेट का अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर में कभी पेपर दिया होगा प्रीवियस ईयर में, तो उन लोगों की दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन आता था, उन्होंने क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया, जिसकी वजह से वो गलत ऑप्शन को टिक कर आए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी नहीं है, आप लोगों को पेपर में पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव ऑप्शन को देखना है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, एनालाइज करो आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, यानी कि जो बच्चों की यहाँ पे योग्यता है, परफॉर्मेंस है, उसको क्या करो, उसको विश्लेषण करो। तो ये तो एक पॉजिटिव ऑप्शन हो गया, पॉजिटिव ऑप्शन को आपको चूज करना नहीं है। अगला है लिसनिंग केयरफुली टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड रिएक्टिंग देयर आइडिया, यानी कि विद्यार्थियों के उत्तर को यहाँ पे सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, सुनना है और उनके विचारों को प्रतिक्रिया करनी है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि एक आप अच्छे शिक्षक के गुण यहाँ पे देख रहे हो। अगला ऑप्शन है गिविंग डायरेक्ट एंड क्लियर फीडबैक अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर टू चैलेंजिंग स्टैंडर्ड। देखिए जो चैलेंजिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चे को क्लियर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना, इससे भी एक तरीके से कंपेयर वर्ड्स आपको लगेगा नेगेटिव है, पर कंपेयर दूसरों के साथ नहीं किया जा रहा, कंपेयर किया जा रहा है स्टैंडर्ड से जो कि उन्हें यहाँ पे अचीव करना है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बाय स्टूडेंट, यानी कि सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ये एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ाएगा, बच्चे की संकल्पना को नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन होगा सबसे ज़्यादा आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस, यानी कि विज्ञान में अगर आपको मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि पॉजिटिव ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, सेम टाइप ऑफ टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट फॉर ऑब्जेक्टिविटी एंड पार्टी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सेम टाइप का टास्क देते हैं तो हर बच्चे की नीड और हर बच्चे के असेसमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। क्लास आपकी कैसी होती है, क्लास आपकी हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब है जिसमें डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे होते हैं। अगर डिफरेंट एबिलिटी के कुछ बच्चे हैं तो सिर्फ सेम टाइप का टास्क देने से काम नहीं चलेगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूज ऑफ करेक्ट साइंटिफिक वोकैबुलरी शुड बी ओनली क्राइटेरिया ऑफ आंसर, यानी कि बच्चा प्रॉपर रट के आंसर दे और साइंटिफिक टर्म में दे, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव है।
ओनली तो वैसे ही एक सबसे बड़ा नेगेटिव टर्म होता है। तो ये तो डिफाइन करने वाली बात आ गई कि डेफिनेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ये भी नेगेटिव है। अगला यहाँ पे है स्टूडेंट जस्टिफिकेशन आर ऑफ देयर रिस्पॉन्स शुड बी पार्ट ऑफ असेसमेंट, यानी कि बच्चा जो जस्टिफिकेशन करे वो भी असेसमेंट का पार्ट होना चाहिए, जबकि ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ओनली 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो क्वेश्चन, ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इससे आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अचीव करने के लिए। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीमेंट विथ अवर कॉन्टेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस एंड एट अपर प्राइमरी लेवल। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आपके क्लासरूम को लेके यहाँ पे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका एग्री करेगा एक कॉन्टेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको असेसमेंट में चाहिए, वो भी अपर प्राइमरी लेवल में, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि मेरिट ऑर्डरिंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू एनकरेज डायरेक्ट कंपटीशन। अब देखिए सीधा सीधा कंपटीशन लाने के लिए आप मेरिट बेस्ड चीज़ें आप करेंगे कि जो बच्चे हायर रैंकर है उनको दिखाएंगे, जो नेगेटिव है, जिनके मार्क्स कम आ रहा है उनको नेगेटिव तरीके से, तो ये एक तरीके से एक नेगेटिव अप्रोच माना जाएगा। अगला यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन मच मोर वेटेज देन इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट को भी उतना यहाँ पे एक तरीके से वेटेज मिलना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट आपके एफए के पार्ट है और जो एनुअल असेसमेंट है वो किसके पार्ट है, वो एसए के पार्ट है, तो दोनों को इक्वल वेटेज होना चाहिए। आप लोग इस चीज़ को आप नेगेटिव तरीके से नहीं देखोगे, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। The periodic test should be both as written and experimental competence। जो periodic test है वो आपका यहाँ पे written भी होना चाहिए और experimental component भी इसमें include होना चाहिए, तो उससे competency यानी कि understanding बच्चे की बढ़ेगी। तो ये point आपका यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा अगले पॉइंट की तरफ जाएं तो अगला पॉइंट बोल रखा है ओपन बुक एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड। अवॉइडेड तो हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है, अवॉइड करना, लिमिट करना, ये तो नेगेटिव टर्म आ जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, समझ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, जो उनकी इंटरनल असेसमेंट है, जो उनका पीरियोडिक टेस्ट है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप रिटन और एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक दोनों तरीके से, दोनों घटकों से आप यहाँ पे ध्यान दो, तो इससे बच्चे का अचीवमेंट जो है यहाँ पे बढ़ेगा, यानी कि चीज़ों को बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो देखिए आपको इन क्वेश्चंस में जो पॉजिटिव वर्ड है उनकी तरफ ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि मिस्टर महेश टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग कंबशन। कंबशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रिकॉल करूँ तो कंबशन को सबसे पहले तो आप यहाँ पे कितना आप यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस है या नहीं है, और आपको टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करना है, यानी कि कितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क। ये जो टास्क आप कर रहे हो इसको असेस करने के लिए, बच्चे को असेस करने के लिए, ताकि उनके अंडरस्टैंडिंग फैक्टर को आप चेक कर सको अबाउट कंबशन, ये आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से सबसे यहाँ पे एक तरीके से ऑथेंटिक टास्क यहाँ पे क्या होगा। तो एक एक करके हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। आपको देखिए असेसमेंट करना है तो आपको सबसे इजी गोइंग मेथड देखना है जो कि आप इजीली क्लासरूम के अंदर कर सको, वास्तविक कार्य के अनुसार, एक ऑथेंटिक टास्क के अनुसार आपको इसे देखना है। अब पहले ऑप्शन में डिज़ाइन एन अलार्म सिस्टम विच कैन सेट ऑफ बिफोर अ स्टूडेंट रीच द इग्निशियस टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे सब्सटेंस रीच द इग्निशियस टेम्परेचर। अब अलार्म सिस्टम अगर हम क्लासरूम में बनाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स तरीका यहाँ पे माना जाता है। आपको एक इजी गोइंग टास्क जो कि आप क्लासरूम में परफॉर्म करा सको, आप क्लासरूम में उसे अवेलेबल करा सको, आपको ऐसे ऑप्शन को देखना है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड एयर अफेक्ट कंबशन, तो सीधा सीधा डिस्क्राइब करना, तो ये यहाँ पे सही नहीं है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रखा है, लिस्ट द सब्सटेंस अराउंड यू। आपके आसपास जो ऐसे सब्सटेंस है जो कि आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे, उनको आपको क्या करना, उनको आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना, ये यहाँ पे बोल रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रखा है क्रिएट अ फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग कॉमनली अवेलेबल आइटम। अब यहाँ पे सिर्फ लिस्ट करने से तो असेसमेंट होगा नहीं। अगर आप एक फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हो, अब आप कहोगे ये भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट यहाँ पे बोल रखा है कि कॉमनली अवेलेबल आइटम से, तो ये एक तरीके से बच्चे के कंबशन के टॉपिक को समझने के लिए एक ऑथेंटिक टास्क यहाँ पे माना जाएगा, एक वास्तविक कार्य यहाँ पे माना जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस। एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव माना जाता है, एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे के अंदर विकसित करना। Which of the following is not an indicator for assessing scientific attitude in student? तो नॉट वाले ऑप्शन में आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव वाले ऑप्शन को यहाँ पे सर्च करना है। नेगेटिव वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो बोल रखा है लुकिंग फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के अंदर अगर आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि क्या कारण रहा होगा, उसका क्या कार्य होगा, उसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगला यहाँ पे बोल रखा आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन एक तरीके की प्रोसेस स्किल होती है। अभी मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को यहाँ पर जब एनसीएफ का टॉपिक डिस्कस करूँगी उसमें बताऊँगी। प्रोसेस स्किल बेसिकली हम लोगों को डेवलप करना है, ये एक तरीके का साइंटिफिक यहाँ पे एटीट्यूड होता है, तो ये यहाँ पे आपका होगा नहीं। वॉचिंग साइंस फिक्शन फिल्म, सिर्फ फिल्म दिखाना एक साइंस फिक्शन से रिलेटेड, ये आपका यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं करेगा। अगला यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रखा है सर्चिंग फॉर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीडे फिनोमिना। एवरीडे फिनोमिना का जो यहाँ पे एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है वो सर्च करना, ये तो एक साइंटिफिक अप्रोच की बात होती है। तो ये तीनों आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सिर्फ साइंस की फिल्म देखना, साइंस फिक्शन की फिल्म देखना, ये आपका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं करेगा एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक के क्वेश्चन, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके बाद ये टाइप ऑफ क्वेश्चन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है। अभी मैंने आपको बताया ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन जिसके आप मल्टीपल एस्पेक्ट पे चीज़ें देखते हैं, यानी कि जो आप डाइवर्जन थिंकिंग करते हैं, जिसका आंसर जो है फिक्स नहीं होता, यानी कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए तो पहले ऑप्शन बोल रखा है हाउ विल यू डिटेक्ट द स्टार्च इन पोटैटो, यानी कि आलू के अंदर यहाँ पे स्टार्च मौजूद है, इसका पता कैसे करेंगे। इसका एक फिक्स प्रोसेस यहाँ पे होता है, आयोडीन टेस्ट के द्वारा आप इसे पता करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों का फिक्स है, तो ये आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच सोर्स ऑफ पोटैटो। आपके सामने अगर 4 फूड आइटम दे दिए और पूछा जाए कि किसमें यहाँ पर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो फिक्स होगा। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों का फिक्स होगा, यानी कि यस या नो में आप यहाँ पे आंसर देंगे। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ कैन यू मेक अ बैलेंस डाइट चार्ट फॉर योर फैमिली। आप अपने परिवार के लिए एक संतुलित आहार चार्ट कैसे बनाएंगे। तो ये हर बच्चे का आंसर जो होगा ये आपका अलग अलग होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगले हम एक और ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर बता रखा है कि नेम अ फूड आइटम विच इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज फैट, यानी कि कुछ ऐसे आप फूड आइटम बताइए जिससे आपको प्रोटीन और फैट दोनों के दोनों यहाँ पे मिलता है। तो प्रोटीन और फैट दोनों मिलने वाले फूड आइटम भी यहाँ पे फिक्स होंगे। तो इस हिसाब से जो आप बैलेंस डाइट का चार्ट बनाएंगे ये एक तरीके से हर बच्चे का अपने परिवार के अनुसार अलग अलग होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा यहाँ पे खुले सिरे वाला प्रश्न है, ये आपको ये पहचानना है। तो जरा एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो डिफरेंस क्या है ये पूछा गया है, दोनों में अंतर क्या है। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन का अंतर जो होता है, इसका एक फिक्स आंसर है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इस तरीके से चीज़ें जो है स्लाइड करके जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन में एक सरफेस के ऊपर दूसरी चीज़ जो होती है वह आपकी रोल कर रही होती है। इसी तरीके का एक आंसर मिलेगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। अगला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि डू ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि क्या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड में फ्लो करेगा उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी या तो आपका यस होगा या नो होगा, यानी कि फिक्स आंसर यहाँ पे आप लोगों का देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आप लोगों का क्या है, इसके अंदर हम लोगों का फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे बच्चों को घर्षण देखने को मिलेगा। तो अगला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो अगले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि हाउ डज द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ बोट हेल्प इन इट्स मोशन। तो देखिए स्ट्रीमलाइन जो शेप होता है ये क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे पानी वगैरह को काटते हुए चले जाता है, हवा को काटते हुए चले जाता है, जो कि यहाँ पे फ्लो करने में चीज़ों को हेल्प करता है। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के फिक्स आंसर वाले हो गए। अब क्रिएटिविटी बेस कौन सा हो गया, क्रिएटिविटी बेस हो गया लास्ट वाला, व्हाट वुड हैपन इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर्स टू एग्जिस्ट। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि अगर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये आपके अस्तित्व में ही ना रहे तो क्या होगा, हम चल नहीं पाएंगे, हम किसी चीज़ को लिख नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रिक्शन पर आधारित होती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। यानी कि ऐसे ऑप्शन को आपको चूज़ करना है जिसमें बोला गया हो कि अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ओपन एंडेड। फिर से यहाँ पे खुले सिरे वाले प्रश्न पूछ रखे हैं, तो एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, वाई आर स्टेम ऑफ कैक्टस, यानी कि जो यहाँ पे कैक्टस का जो तना होता है गूदेदार क्यों होता है। तो ये यहाँ पे कारण पूछ रखा है, इसका एक फिक्स कारण होगा। वाई पोटैटो इज अ स्टेम, पोटैटो एक स्टेम क्यों है ये पूछ रखा है। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बताओ स्टेम और रूट में, ये भी फिक्स होगा। अब नेक्स्ट है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो स्टेम, अगर किसी पौधे में स्टेम ही ना हो तो क्या होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यानी कि यदि ऐसा हम ना देखें या फिर यदि ऐसा हो तो क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को ट्रिक तो पता चली गई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिलेक्ट द व्यू या फिर व्यूज दैट आर अलाइन विद द स्पिरिट ऑफ ओपन बुक क्वेश्चन। अब देखिए ओपन बुक टेस्ट आप लोगों के स्कूल में सीबीएसई द्वारा लिया जाता है। अब इसके व्यू में आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पे एक तरीके से अलाइन करेंगे कि ये सही है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बोल रखा है इट एनकरेज ऑल स्टूडेंट टू रीड द बुक थोरोली एंड मेमोराइज देम। तो सीधा रट्टा मारने को तो प्रमोट नहीं करेगा, ये तो एक नेगेटिव वर्ड है, ये तो वैसे भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जिसमें डी दे रखा है आप उस ऑप्शन को पहले तो काट दीजिए। अब इसके अलावा यहाँ पे अगले अगर हम ऑप्शन को देखें सी ऑप्शन को, तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि इट डज नॉट हेल्प टू गॉज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये विद्यार्थियों के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल समझ होती है उसको पहचानने में या जांचने में मदद नहीं करेगा। तो अगर ये मदद करता ही नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को लाया नहीं जाता, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। जिसमें सी है वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए और ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को पहले ऑप्शन में दे रखे हैं, जो कि क्या बोलता है, इट रिड्यूस द फेयर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट एज स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये बच्चों के अंदर यहाँ पे मूल्यांकन का भय यहाँ पे कम करेगा। कहीं ना कहीं ये सही भी है कि बच्चा सोचेगा यार किताब खोल के तो पेपर हो रहा है, तो एक तरीके से ये यहाँ पे असेसमेंट के फेयर को यहाँ पे कम करेगा। अगला है
इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द बुक, यानी कि बच्चा बुक को अच्छे से एक्सप्लोर करेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये ओपन बुक का मतलब एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करने जैसा ही तो है कि आपके पास पूरा कलेक्टिव वर्क है, उसमें से छांटो तो बच्चा एक्सप्लोर करेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए एंड बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ एनसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है पहले क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, बट आप लोग यहाँ पे ये टैग वर्ड कर रहे हैं तो टैग वर्ड से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि टैग वर्ड आपको एक सब्जेक्ट की पैडागोजी में नहीं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की पैडागोजी में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट पूछा गया है कि इनमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो नेगेटिव वाले ऑप्शन को आपको ढूंढना है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ मैथमेटिकल टेक्निक इज टू बी यूज। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको नेगेटिव वाले ऑप्शन को देखना है। अगला है कि फाइंडिंग शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स, आपको लाइफ में भी कभी शॉर्टकट नहीं देखना, शॉर्टकट से ही फिर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ सक्सेस आपको मिलेगी और लॉन्ग पीरियड के लिए आपको जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे हासिल नहीं होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, जर्नलाइजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को जर्नलाइज करना यानी कि उसका सामान्यीकरण करना, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग का एक प्रोसेस माना जाता है। अगला सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम, अगर आप डे टू डे प्रॉब्लम समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, यही तो एनसीएफ का एम था, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे जो शॉर्टकट ढूंढने वाला ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम। साइंस करिकुलम कैसा होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब अगर हम उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लास्ट में बोल रखा है कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू अ डिसिप्लिनरी अप्रोच, सिर्फ डिसिप्लिनरी अप्रोच से आपको किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाना है, ये एक नेगेटिव चीज़ होती है। अब आप कहेंगे डिसिप्लिन तो अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा जरूर है, बट सिर्फ डिसिप्लिन को ही फोकस करना यहाँ पे आप लोगों की क्लास की फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे नकार देगा। अगला है वोकेशनल एजुकेशन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है वो यहाँ पे विज्ञान के साथ आपको एकीकृत करना है, ये कहीं ना कहीं सही है। अगला कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से आने चाहिए, ये भी यहाँ पे सही लग रहा है। अगला है कि सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थियोरेटिकल प्रिंसिपल। अब जो पहले से ही प्रिंसिपल है उसके लिए आपको सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं है, जो पहले से ही आपके सिद्धांत बने हैं उनको आपको अलग से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करने के बाद ये की गई है, पर ये एनईपी 2020 में की गई है। और अगर हम एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ ने बोला है कि एक्टिविटी ओरिएंटेड क्लासेस कराओ। तो अगर ये यहाँ पे एनईपी का क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पे आप लोगों का जो सेकेंड ऑप्शन होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पैडागोजी के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को देखने में पढ़ने में लगेगा यार बिल्कुल ही सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ध्यान से इन ऑप्शंस को पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन है एनसीएफ अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड, इनमें से क्या रिकमेंड किया गया है ये आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन थियोरेटिकल प्रिंसिपल के लिए नहीं बनाए गए, ये स्टेटमेंट कई बारी सीटेट के एग्जामिनर ने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड बाय एन इंडक्टिव अप्रोच, सिर्फ इंडक्टिव अप्रोच से नहीं, इंडक्टिव के साथ डिडक्टिव अप्रोच से ही भी हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो आते हैं। इंडक्टिव अप्रोच जो आगमन विधि होती है उसके अंदर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाया जाता है, और जबकि अगर हम डिडक्टिव अप्रोच की तरफ जाएं तो उसमें रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाया जाता है। और यही स्टेटमेंट यानी कि पहला वाला सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन वाला इससे पहले क्वेश्चन में भी मिला। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से देखना है।
ए गलत बी गलत, तो इस हिसाब से ये 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए। वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, तो ये एनईपी के द्वारा बोला गया है, तो ये भी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन जो है यहाँ पे इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती और सरल तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसी सामग्री आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ये बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट और अच्छा क्वेश्चन है कि एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। तो देखिए विज्ञान शिक्षा जो है वो किस किस के प्रति सत्य है, यहाँ पे हम लोगों को एनसीएफ के अंदर बताया गया है ट्रू टू चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति, ट्रू टू साइंस, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके प्रति सत्य होना चाहिए, और ट्रू टू एनवायरमेंट, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आप कहेंगे साइंस टीचर के लिए नहीं, साइंस सब्जेक्ट के लिए, क्लासरूम कल्चर के लिए नहीं। और अगर हम एनवायरनमेंट और चाइल्ड को देखें तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये, फिर ये, और उसके बाद ये दी जाती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ट्रू टू चाइल्ड, बच्चे के प्रति निष्ठ जो है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड विद द गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू डिसिप्लिन। लाइफ मतलब जो आपका एनवायरनमेंट हो गया, डिसिप्लिन मतलब जो आपका सब्जेक्ट हो गया, इनके लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये बोल रखा है। तो इस सारे टर्म यहाँ पे दे दिए गए। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर प्रोसेस ऑफ साइंस। प्रोसेस ऑफ साइंस अगर बच्चे को आ गया, यानी कि जो विज्ञान संबंधित प्रक्रिया बच्चों को आ गई, तो ये बच्चा जो है उस विषय के लिए अनुशासन भी सीख जाएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट का डिसिप्लिन भी सीख जाएगा, और ये बच्चे के प्रति भी सत्य होगा। तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि आपको नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। अगला है कि साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट। जब हम एनसीएफ की बात करते हैं तो वो तो लिंक करने की बात करता है कि भाई बच्चे के जीवन, बच्चे के आसपास के वातावरण के साथ लिंक करो, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे होंगे नहीं। अगला है कि साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल। सिर्फ अनुशासित रहना ये नहीं सिखाता, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि साइंस की जो क्लासरूम होगी वो कैसी होनी चाहिए, वे आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट्री अप्रोच यानी कि टेंटेटिव अप्रोच पे होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, साइंस का नेचर भी है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन में नॉट पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। लाइफ से संबंधित पूछ रखा है कि जीवन के प्रति सत्य कौन सा होगा, व्हाट डज दिस मीन। तो इसका अर्थ क्या है ये आपसे पूछ रखा है। यहाँ पे बोल रखा है साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी लाइफ साइंस से मिल जाएगी, बाकी फील्ड्स में काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो ये तो कोई सेंस बनता नहीं। साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज यानी कि उसके डिसिप्लिन को समझने की बात आ गई, तो ये तो ट्रू टू डिसिप्लिन वाले ऑप्शन के लिए तो ये भी नहीं होगा। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, यानी कि बच्चे को वो मीनिंगफुली एंगेज करने में हेल्प करेगा, तो ये उसके कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प कर रहा है। अगला, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि लाइफ यानी कि जीवन जो है हमारे आसपास वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए ही तो है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, सारे ऑप्शन एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही है अगर आप दूसरे तीसरे ऑप्शन को देखो, बट यहाँ पे बोल रखा है कि ट्रू टू लाइफ का मतलब क्या है, क्या आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेचर ऑफ साइंस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब अगर आपसे नेचर ऑफ साइंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अंदर आप टैग वर्ड को किस तरीके से यूज करेंगे उसको जरा हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानना आना चाहिए। अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचान गए तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू
ट्रू है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रखा है। तो एक एक करके ऑप्शन देखिए। यहाँ पे बोल रखा है साइंटिफिक आइडिया आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ कि ये इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आप देखिए कि किस बारे में बात की गई है कि हमारे कल्चर से साइंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो ये गलत है। हमारे साइंस जो एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका एक सोशल सब्जेक्ट माना जाता है। और अगर ये एक सोशल सब्जेक्ट है जिसमें हम अवेयरनेस की बात करते हैं, हम यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात करते हैं, हम यहाँ पे एक तरीके से डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे कल्चर से कैसे अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत दे रखा है। अगला बोल रखा है देयर इज नो सिंगल साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पे देखते ही साथ आपको लगता है कि ये ऑप्शन गलत है, बट इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, आपके सामने मल्टीपल मेथड होते हैं। ये सही तो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। देयर इज़ नो साइंटिफिक मेथड, यानी कि कोई एकल वैज्ञानिक पद्धति नहीं होती किसी काम को करने के लिए, मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं हमारे पास। तो ये यहाँ पे सही है। पढ़ते हुए आप लोगों को देखने में पहला ऑप्शन तो इजीली पता चल जाएगा कि ये गलत है। दूसरे ऑप्शन में आप फंस सकते हैं, जो कि आपको ढंग से यहाँ पे रीड करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि ये जो बी स्टेटमेंट है ये क्या है। बी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और ए स्टेटमेंट यहाँ पे हमें फॉल्स दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है ड्यूरिंग अ साइंस क्लास एक टीचर शेयर करती है लर्नर से क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो है थॉमसन एडिसन को जाता है, और सेवरल अदर जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे वर्क किया था और वो फेल्ड हो गए थे। बट यहाँ पे बोल रखा है व्हाट डज द अबव रिमार्क बाय अ टीचर इंडिकेट अबाउट साइंस। साइंस के लिए क्या इंडिकेट यहाँ पे किया जाता है? तो देखिए, साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेंशन की बात की गई है, और इन्वेंशन की बात की गई है, और ये बताया गया है कि एक साइंटिस्ट का नाम इसमें बताया जाता है, बट कई सारे साइंटिस्ट ने मिलके इस काम को किया था, यानी कि इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो साइंस क्या है, कलेक्टिव एस्पेक्ट में देखा जाता है, तो सी तो डेफिनेटली होगा। और वैसे भी आपको पता कैसे चला सी डेफिनेटली है? 3 ऑप्शन में हमें सी दे रखा है, तो सी तो डेफिनेट होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट बाकी टर्म क्या बोल रखा है, नेक्स्ट अगर हम बाकी टर्म की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो साइंस सब्जेक्ट है वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी एरिया को दिखाता है। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया की बात करें तो यानी कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों चीज़ों को हम साथ में एज अ डिसिप्लिन यहाँ पे पढ़ते हैं, ये यहाँ पे बोल रखा है। और अगर हम ऊपर का पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी की बात तो की नहीं गई कि फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है, केमिस्ट्री का बायो के साथ, इस तरीके का कोई हमें लिंक नहीं दिया गया, तो ये यहाँ पे आपका होगा नहीं। अब इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो देखिए, बाकी हम लोगों को क्या बोल रखा है, तो हमारे 2 ऑप्शन पूरी तरीके से यहाँ पे कट गए हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब यहाँ पे डाउट आपके जो होते हैं, डाउट को वेरीफाई किया जाता है। बट क्या ऊपर के पैराग्राफ में यहाँ पे बोला गया कि एक साइंटिस्ट की यहाँ पे डूइंग को दूसरे साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया? अब इसका एग्जांपल आप कहेंगे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट था। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे रदरफोर्ड ने कंटिन्यू किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे जो है यहाँ थॉमसन ने जो है वो कंटिन्यू किया, तो इसके अंदर डाउट जो है वो वेरीफाई हो रहा था। बट यहाँ क्या बोला गया कि थॉमसन एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया और बाकी साइंटिस्ट ने काम किया था, बट वो फेल्ड हो गए थे। तो यहाँ पे स्केप्टिसिज्म की बात हो नहीं रही। साइंस क्या है, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, हम इसको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे बी एंड सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए, अब मैं अगर आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट साइंस के रिगार्डिंग आपका सही है? साइंस इज पर्सिमोनियस। अभी मैंने आप लोगों के साथ बोर्ड में ये टर्म डिस्कस किया था। पर्सिमोनियस यानी कि ईजी वे हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। बिल्कुल सही ये। इसके अलावा साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, इसके अंदर डाउट होते हैं, डाउट्स को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके साइंस पेडागोजी के ही टैग वर्ड हैं, और दोनों सही होने की वजह से हम ए एंड बी आर ट्रू जो है ये इस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा साइंस की नेचर के लिए इनकरेक्ट दे रखा है। जिसके अंदर लास्ट ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि लास्ट ऑप्शन बोल रखा है देयर इज नो सिंगल मेथड ऑफ साइंस। मैंने आपको कहा आप ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देखिएगा, ऑप्शंस कई क्वेश्चन के मैच करते हैं। तो देयर इज नो सिंगल मेथड ऑफ साइंस ये आपका करेक्ट है, ये आप नो वर्ड देख के आप इसे इनकरेक्ट मत करिएगा। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है कि इनमें आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो टैग वर्ड है या फिर आप कह लीजिए कि साइंस पेडागोजी को सॉल्व करने की जो टिप्स मैंने आज के इस वीडियो में दी, आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।